लाइव इंडिया हरपल और मैं आपके साथ रवीना अर्जुन। तो बढ़ते हैं खबरों की और जहां अयोध्या मंदिर को लेकर विपक्ष नेता राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया, ये हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा। और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात, राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहां पे हमने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, 1 इंच पीछे नहीं हटा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन पर, जन्म जयंती पर मुझे जम्मू कश्मीर आने का सौभाग्य मिला है। मैं उन्हें भी याद करके जन्म जयंती पर नमन करता हूं। हम सबका बहुत ही विशेष रिश्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ तो रहा ही, लेकिन उनका विशेष रिश्ता और विशेष संबंध जम्मू कश्मीर से रहा। उनकी जीवन यात्रा में जम्मू कश्मीर एक विशेष स्थान रखता, और आज जब हम उनको जन्म जयंती पर याद कर रहे हैं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब लोग
उनके जीवन को जब याद करते हैं तो एक बात हमेशा याद कीजिएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में कभी रुके नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, किसी स्थान के लिए उन्होंने जीवन नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अपना जीवन भारत माता की जय के विचार को सुदृढ़ करने के लिए लगाया। यही हमको सामने इसलिए उन्होंने एक ही अनेकों पद से त्यागपत्र देते हुए त्यागपत्र। आज जब हम उनको जन्म जयंती में याद कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक शिक्षाविद थे, बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे, एक राजनेता थे, एक क्रांतिकारी वीर थे और देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तत्पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर शक्ति सिंह गोहिल ने उन्हें धन्यवाद दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बाद आए, बहुत सारी मीटिंग भी हुई, बहुत सारे इश्यूज को लेकर उन्होंने बात की। किस प्रकार से मैं दिल से धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का कि वो हमारे कांग्रेस मुख्यालय में आ जाए, कार्यकर्ताओं से वार्तालाप किया और जब वो आ रहे थे तो पूरे गुजरात में काफी ऐसे पीड़ित लोग थे जिनको अन्याय हुआ था। उनकी रिक्वेस्ट आई थी, राहुल गांधी जी उनके साथ बैठे, उनकी इश्यूज सुने और हमारे जो जाबाज कार्यकर्ता जो डट के गांधी जी की विचारधारा के साथ भाजपा के गुंडों के सामने लड़े, उनके परिवार के सदस्यों को भी राहुल गांधी जी मिले हैं। काफी अच्छी बातें हुई, मैं फिर से उनका धन्यवाद करता हूं। सर, खास करके बासना पुलिस स्टेशन में भी जाने वाले थे लेकिन उनको वो पहले रिमांड मांगा था, ये किया था, फिर लगा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो भाग के चले गए कि अभी जल्दी जल्दी कोर्ट में पेश कर दो। कोर्ट ने भी कहा कि क्या तरीका है, स्ट्रिक्चर भी हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। सर, आज उन्होंने फिर से एक बार बात की कि गुजरात जीतने वाले हैं हम। देखिए, गुजरात की जनता ने बड़े विश्वास के साथ भाजपा को बहुत बहुत मौके दिए। अब गुजरात की जनता भी त्रस्त हो गई है। हम मेहनत करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात के लोगों का आशीर्वाद, समर्थन, प्यार कांग्रेस के साथ है और गुजरातियों के समर्थन से ही आने वाली श्योर सरकार कांग्रेस की बनेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लालू यादव के बयान से हुआ बवाल। बता दें कि इंडी गठबंधन से बिखराव से बचने के लिए दे रहे हैं बयान। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बयान दे रहे हैं और ये मैं आधार पे कह रहा हूं। उन्होंने कहा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, इंडी नामांकन करवा दिया के सुरेश जी का, उसके बाद मत विभाजन मांगा ही नहीं। आपने उसमें मतदान की मांग ही नहीं की क्योंकि आपको पता था कि आप ही का गठबंधन बिखर सकता है। तो मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव जी जो बोल रहे हैं, इसका अर्थ समझ लीजिए कि बिहार में उनका गठबंधन खतरे में है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां ओम बिरला ने कहा यह क्षेत्र कृषि आधारित है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, क्या कहना, जो रिस्पांस मिल रहा है? ये मेरा परिवार है और मैं लंबे समय से पैदा यहाँ हुआ, छात्र जीवन यहाँ गुजारा, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, इसलिए लोगों का बहुत विश्वास, भरोसा यहाँ की जनता का, बहुत आशीर्वाद भी दिया है। 2003 से मैं लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ और 2003 से लगातार यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी कोशिश रहेगी कि इनके विश्वास भरोसे को कायम रखूं, इनकी आकांक्षाएं, इनकी अपेक्षाएं उनको पूरा करूं। सर, जो पहला आपका कार्यकाल रहा, उसके बाद जब आप लोकसभा के अध्यक्ष बने, दूसरा कार्यकाल जब रहा और दूसरे कार्यकाल में कोविड की चुनौतियां हुई, इस वजह से क्षेत्र के विकास में थोड़ी गति की गई। इस बार सर क्या रोड मैप है, इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या रोड मैप है, इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या रोड मैप रखा है? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर हमारा इलाका बड़ा एजुकेटेड इलाका, एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका बहुत है। तो हमारी कोशिश होगी कि एग्री इंडस्ट्रीज को यहाँ पे डेवलप किया जाए।
रोड कनेक्टिविटी बढ़िया है, रेल कनेक्टिविटी बढ़िया है, एयर कनेक्टिविटी भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो कोटा के अंदर पानी, बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। इसलिए एक तरफ जहाँ एग्रोवेट इंडस्ट्री हो, पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। इस पर्यटन को भी डेवलप करेंगे, रोजगार के नए साधन डेवलप करेंगे और एजुकेशन की दृष्टि से भी हमारा क्षेत्र काफी डेवलप है। और इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ एजुकेशन को हब बनाया जाए ताकि देश विदेशी विद्यार्थी यहाँ पढ़ सके। यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा IIT के अंदर डॉक्टर इंजीनियर बनता है। देश में बड़ी संख्या में यहाँ पढ़ने वाला बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने जाता है। ऐसी व्यवस्था होगी, यही रोजगार के साधन मिलेंगे। सर क्या कहना, जो रिस्पांस मिल रहा है? ये मेरा परिवार है और मैं लंबे समय से पैदा यहाँ हुआ, छात्र जीवन यहाँ गुजारा, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। इसलिए लोगों का बहुत विश्वास, भरोसा यहाँ की जनता का बहुत आशीर्वाद भी दिया है। 2003 से मैं लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ और 2000 बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां त्रिपुरा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती बनाया गया। डाले एक नजर। এবং কাজের কোনো সাবস্টিটিউশন হয় না। বাকিটাতেও দেখেছি কাজ করতে হবে, কাজের ফলের আশা না করে কাজ করা। আমাদের সেটাই হচ্ছে আসল ধর্ম। এবং আজকে আমাদের ভারতকে শুনি ওনার যে আজকে জন্মদিন আমরা এখানে পালন করছি, উনি কাজের মাধ্যমে কিন্তু আজকেও আমাদের মাঝে উনি বিরাজমান। উনি মানুষের কথা ভেবেছেন, দেশের কথা ভেবেছেন, দেশকে সুরক্ষিত রাখতে হবে সেই কথা ভেবেই নিজে বলিদান হয়েছেন। এখানে আমাদের রামপ্রসাদ বাবু অলরেডি বলেছেন, এরকম একটা ফ্যামিলির থেকে ওনার জন্ম, যেখানে দ্বন্দ্বলতের কোনো অভাব ছিল না, শিক্ষার কোনো অভাব ছিল না। ওনার ইতিহাস যদি আমরা দেখি, সবসময় দেখি উনাকে আমরা কিভাবে যে উনাকে আমরা সম্মান দেব। একজন ব্যারিস্টার হিসেবে উনি খ্যাত। পড়াশোনায় যেখানে উনি পড়াশোনা করেছেন সেখানেই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। রাজনীতিতে যখন প্রবেশ করলেন সেখানেও উনাকে দেখলাম আমরা প্রথম সারিতে উনি ছিলেন। জনসংঘ প্রতিষ্ঠাতা, সবাই আপনারা জানেন 1951 সনে উনার সভাপতিত্বে জনসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকে আমরা এখানে আমাদের সরকার গঠন করেছি। আমাদের দেশের সরকার এখন চলছে তৃতীয়বারের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে। ফাউন্ডেশন কিন্তু এই ধরনের লিজেন্ড ব্যক্তি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো ব্যক্তিরা করেছেন বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। ওনারা কিন্তু কখনো ভাবেনি যে আমার প্রধানমন্ত্রী হতে হবে, আমার মুখ্যমন্ত্রী হতে হবে, এরকম না। পদের পিছনে করিনি। আপনারা সবাই জানেন যে পশ্চিমবাংলারও উনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু যখন দেখলেন যে এই কাজটা ঠিক হচ্ছে না উনি কিন্তু ছেড়ে দিলেন। আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ও নেহরুর যে নেতৃত্বাধীন সরকার, সেখানেও উনি ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার ওনাকে করা হয়েছিল। সেখানেও কিন্তু উনি যখন মতানৈক্য হল, নেহরু এবং লিকায়েত যে চুক্তি হয়েছে তাকে উনি মেনে নিতে পারেন, ছেড়ে দিয়েছে। তো এইরকম একজন নেতৃত্ব যে আজকে দেশকে অলরেডি এমন একটা ফাউন্ডেশন তৈরি করে গেছেন আমাদের জন্য, যে ওনাকে সামনে রেখে আজকে আমরা সবাই কাজ করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি পণ্ডিত দীনদয়ালজির যে মার্গদর্শন, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যে মার্গদর্শন দিয়ে গেছেন, আমাদের গার্জিয়ানরা এত স্ট্রং নেতৃত্ব আমাদের দিয়ে গেছেন যে অন্য কোনো পার্টির মধ্যে সেটা কিন্তু দেখা। এবং काजेर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सरकारी अस्पताल के फीस को कम करने को लेकर उसका सिंघधामी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं। सरकार ने फीस को कम किया है, छोटी नीचे पर सस्ते दामों पर बढ़ेंगे। एम्बुलेंस की भी जो फीसें कम हुई, बड़ी सौगात सरकार। देखिए, हमारे राज्य की जो हमारी सरकार है, हमारी राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अंदर जो हमारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें से एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है।
दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े, उनको बहुत सरल और आसानी से मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। तो उसी के लिए हमने निर्णय लिए और आगे भी हम इस प्रकार की योजना लगातार करते रहेंगे जिससे कि आम जनता को लाभ हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां योगी आदित्यनाथ के आदेश की उड़ी है धज्जियां। 10 बजे तक कोई भी अपने ऑफिस में अधिकारी नहीं बैठते। क्या है पूरी खबर, डालिए एक नजर। कोई भी अधिकारी 10 बजे तक अपने ऑफिस में नहीं बैठ रहा है। कोई अधिकारी जिले की व्यवस्था को अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है। राम भरोसे जिनके ऊपर है मऊ जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी, वहीं रहते अपने ऑफिस से नादादर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नंद कुमार अपने कार्यालय में नहीं रहते। मौजूद चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर अधीनस्थ कर्मचारी भी 10:30 बजे तक ही पहुंचते हैं। खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा ने दिया आश्वासन, लेट लतीफ आने वाले ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर दी जाएगी, होगी कार्यवाही। कि 10 से 12 बजे तक अधिकारी को बैठना है, लेकिन आपका विभाग या कोई जनता कोई विभाग उसमें हम इसको दिखवाएंगे, अगर इसमें कहीं कोई कमी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। कि 10 से 12 बजे तक अधिकारी को बैठना है, लेकिन आपका विभाग या कोई जनता कोई विभाग उसमें हम इसको दिखवाएंगे, अगर इसमें कहीं कोई कमी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। कि 10 से 12 बजे तक अधिकारी को बैठना है, लेकिन आपका विभाग या कोई जनता कोई विभाग उसमें हम इसको दिखवाएंगे, अगर इसमें कहीं कोई कमी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। कि 10 से 12 बजे तक अधिकारी को बैठना है, लेकिन आपका विभाग या कोई जनता कोई विभाग उसमें हम इसको दिखवाएंगे, अगर इसमें कहीं कोई कमी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। कि 10 से 12 बजे तक अधिकारी को बैठना है, लेकिन आपका विभाग या कोई जनता कोई विभाग उसमें हम इसको दिखवाएंगे, अगर इसमें कहीं कोई कमी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। कि 10 से 12 बजे तक अधिकारी को बैठना है, लेकिन अगली खबर की और, जहां लालू यादव की सरकार गिरने पर बीजेपी नेता ने प्रतिक्रिया दिया है। कहा यह सब उम्र का असर है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। अगस्त में सरकार गिर जाएगी बीजेपी की और महागठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, उम्र का असर हर आदमी पे होता है, उसी तरह से लालू जी के ऊपर भी हो गया है। और सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है, सपना लालू जी भी देख रहे हैं, लेकिन हम लालू जी से और आरजेडी के कार्यकर्ताओं से यही बात कहना चाहते हैं कि लालू जी ने जो कुछ भी कहा है इसको वो लोग एकदम से नोट करके रख लें, एकदम से लिख के रख लें कि लालू जी ने कहा है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। लालू जी इसी प्रकार पहले भी बहुत झूठ बोलते आए हैं और इस तरह से उनको बोलने की आदत है और फिर उन्हीं को याद नहीं रहता कि हमने पहले क्या कहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग अपनी बात को नोट करके रख लें। सपना देखने में कोई हर्जा नहीं है, उम्र का असर उनके ऊपर भी हो गया है, बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रतिदिन है बिहार में कई हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं। देखिए, कोई भी आपराधिक घटना घटती है उसको कोई भी सभ्य आदमी, कानून को मानने वाला आदमी कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा और हमेशा हम यही कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था नियंत्रित होना चाहिए। लेकिन आरोप लगाने वाले को जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जब उनके माता पिताजी की सरकार थी तब बिहार की स्थिति क्या थी। तब बिहार में लोग घर से नहीं निकलते थे और उस समय जो अपराध होते थे वो सरकार के द्वारा संरक्षित अपराध होता था, सरकार से उसको प्रोटेक्शन मिलता था, अपराधी सरकार के फोन पर छोड़े जाते थे। अभी स्थिति वो नहीं है, अपराध हो रहा है, ये इसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा है कि अपराध हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सरकार में कम से कम अपराधियों को संरक्षण और समर्थन नहीं है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है और होगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि 25 में हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी तो अभी कह रहे थे कि बिहार में एनडीए साफ हो जाएगा, 40 की 40 सीट इंडिया अलायंस जीतेगा।
तो अपनी पार्टी में 4 पर रह गए और एनडीए 30 सीट जीता, तो उनके कहने का कोई मतलब हो तब तो हम उसका जवाब दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लालू प्रसाद यादव के बयान पर चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। लालू यादव ने कल कहा है कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि वो तैयारी रहने की। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे, यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। हकीकत है, और इस बात को मैं पूरी एनडीए के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूँ। जिस मजबूती से आज केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में लिए जाएंगे, जिसका मजबूती से समर्थन एनडीए का हर एक घटक दल करेगा। इस बात में अगर किसी के मन में 1% भी शंका है कि कोई भी एनडीए का घटक दल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है, तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। सहज सब ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। देखिए, मैं इस बात को सफाई इस बात से कतई नहीं दूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो क्या होता था। बिहार में 90 का दशक जंगल राज के वजह से जाना इसीलिए गया क्योंकि इन लोगों के सरकार में क्या होता था। दिक्कत यह है ना कि विपक्ष में जाते ही ठीक है, आप निभाइए भाई, विपक्ष की भूमिका आप निभाइए, पर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। आप एक ऐसी भूमिका निभाइए जहां पे लगे सरकार को कि विपक्ष भी साथ में मिलकर प्रदेश के हित की बात करता है। जब किसी बात का श्रेय लेने की बात आती है, नौकरी का श्रेय लेना होगा तो तुरंत आप हर मंच से खड़े होकर बोलिएगा। और जब पुल गिरने की बात आती है, हम लोगों ने तो भैया खड़े होकर नहीं बोला ना कि कौन सा पुल किसके कार्यकाल में बना था। हम लोगों ने तो जानकारी नहीं दी। ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी जो 6 महीने पहले जो एनडीए की सरकार बनी है उसी में ही सारे पुलों का निर्माण हुआ। हम तो इस बात को सहज स्वीकार भी करते कि हमारी सरकार है भैया, जिम्मेदारी है हम लोग की। पर ऐसे में जब आप उंगली उठाते हैं तो आप ये भी तो देखिए कि आपके कार्यकाल में क्या होता था। बनिस्बत उसके चीज़ों को बहुत बेहतर किया गया है और आने वाले दिनों में बेहतर किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर हम लोग के लिए भी चिंता का विषय है और हम लोगों ने भी इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की का विषय है उस पर हम लोगों को चिंतित होकर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। पुल गिरे उसको भी लेकर हम सब चिंतित हैं कि गुणवत्ता के साथ कभी किसी तरीके का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे में सकारात्मक भूमिका निभाए। राहुल गांधी ने वो आरोप लगाए थे कि रक्षा मंत्री पर कि अग्निवीर के शहीदों को मुआवजा उस पर सेना के जवानों ने भी जवाब दिया है, ट्वीट किया कि नहीं उनको पैसा नहीं। तो ये गलत तथ्यात्मक जानकारी सदन के पटल पर आप रखिएगा और आज की तारीख में आप सिर्फ एक सांसद की भूमिका में नहीं है ना कि आप कुछ भी आए बोले और चले गए। आज की तारीख में से एक संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं। एलओपी की पद की एक अपनी गंभीरता होती है और उसको गंभीरता से लिए जाना जरूरी है। उस दिन एलओपी के तौर पर जो उनका पहला संबोधन था उसमें तमाम गलत तथ्यात्मक जानकारियां उन्होंने सदन के पटल पर रखने का उन्होंने काम किया। जिस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी एक एलओपी होने के नाते उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर की, उन्होंने चेयर पर की और जिस तरीके से अलग अलग धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। कभी महादेव की तस्वीर को लहराना,
कभी अलग अलग धर्म की तस्वीर को लहराना, और उसके बाद जितने धर्मगुरु हैं उन्होंने सामने आकर उससे अपनी असहमति दर्ज की। उसी क्रम में उन्होंने तमाम ये गलत तथ्यात्मक जानकारी रखी। जब उन्होंने अग्निवीर का जब उन्होंने जिक्र किया, उसी वक्त केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर उस बात का खंडन करने का काम किया। पर दिक्कत ये है ना कि एक एलओपी होने के नाते अगर आप अपने पद की गरिमा को नहीं समझेंगे, अगर इस तरीके से हल्के में आप बयानबाजी करते रहेंगे, तो आप अपने पद की मर्यादा को कम करने का काम करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लालू यादव के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन जब लालू जी जैसा व्यक्ति कोई इस तरह का बात बोल रहा हो तो उसको तो सीरियसली लेना चाहिए आप लोगों को। ललन सिंह कह रहे हैं कि 99 सांसद वाले खुश हैं, लीडो नहीं खेले हैं क्या? जब 99% सांप काटता है तो एक पर आ जाते हैं। भारत सरकार के मंत्री इस तरह का स्तरहीन बयान देते हों, प्रजातंत्र और जमहूरियत संविधान का तुलना अगर लूडो के गेम से हो रहा हो जहाँ, तो वहाँ तो ऊपर वाला ही मालिक है। लगातार सर बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है, सरकार इस पर पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है और जनता निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में उसका करारा जवाब देगी। जिस तरह से टेंडर हुआ है, जिस तरह से लोगों को टेंडर अवार्ड होता है इस राज्य के बाहर के लोगों को, और सब कुछ जनता को भी मालूम है कि किस तरह से ठेकेदारों को बहाल किया जा रहा है, उनको टेंडर अवार्ड किया जा रहा है, और उसी का नतीजा है कि लगातार पुल गिर रहे हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए राज्यसभा भेज रही है, हारने के बाद भी वापस एनडीए से। ये तो उनका फैसला है। उपेंद्र जी जैसे व्यक्ति जाएंगे उस पर हम लोग को क्या ये उनका। तेजस्वी यादव अपराध को लेकर लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर है और सवाल पूछ रहे हैं, पर कह रहे हैं कि 5 के पहले। मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, स्कूल पास करके जब पटना आया, तब से कभी भी इस तरह की हत्या की वारदात मैंने अपने न तो सार्वजनिक जीवन में या जब पढ़ाई कर रहा था तब से कभी मैं देखा नहीं, और सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही। कोई जिला ऐसा नहीं है बिहार का जहाँ हर सप्ताह कोई न कोई हत्या नहीं हो रहा है। तो पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को थोड़ा कड़ाई से पेश करना चाहिए, और जहाँ इस तरह के वारदात हो रहे हैं वहाँ एसपी को हटाना चाहिए, इफेक्टिव एसपी को लाना चाहिए। हाथरस की घटना को कैसे देखते हैं सर? जिस तरीके से भाई समाज में जिस तरह से अंधविश्वास व्याप्त है, जैसे महाराष्ट्र में कानून बना है वैसे देश में कानून बनना चाहिए। और जिस बाबा के चक्कर में सैकड़ों लोगों की जान गई, बाबा फरार है, अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है। तो उत्तर प्रदेश शासन को सीरियसली लेना चाहिए और इस तरह का ढकोसलावादी और अंधविश्वास को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं उनको कानून बना के अंदर करना चाहिए। गिरिराज सिंह का कहना है कि लालू यादव को जीवित कर दिए हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज पटना पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज पटना पहुंचे, जहां पटना एयरपोर्ट पर उनके समर्थक कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल बाजे के साथ स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री देश का विकास कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी के अपराध को लेकर ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, उनकी लुटिया डूब चुकी है, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। बिहार प्रदेश में तो कल भी मैं आया था, चंपारण जा रहा हूँ। बेहतर काम होगा, अच्छा काम होगा मोदी सरकार।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार में मॉनसून ने बढ़ाई सब्जियों की दाम। क्या है पूरी खबर देखें। सब्जी में टमाटर की आज आसमान रेट छू रहा है। क्या पहले की अपेक्षा कितनी बिक्री हो रही है टमाटर का? टमाटर को क्वालिटी जाता है, जैसा क्वालिटी है वैसा दाम है। 80 की भी बिक रहा है, 100 की भी बिक रहा है। अच्छा, तो पहले से बिक्री बढ़ी है या घटी है रेट बढ़ने से? घट गया है। घट गया है। मानसून आते ही सब्जियों के दाम की मांग जो है आसमान छूने लगे हैं। उसमें टमाटर जो है अपनी बहुत बड़ा रेट बनाया हुआ है। क्या कहेंगे उसमें? महंगाई तो एकदम आसमान छूए रहा, महंगाई हो गया है। महंगाई को कुछ कहना नहीं। चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बना रहा, उसके बावजूद भी महंगाई पर कोई अंकुश नहीं लगा पाया सरकार। क्या कहेंगे? कोई महंगाई पर कोई सरकार का ध्यान नहीं। आम आदमी की थाली से सब्जी गायब हो गया है, दाल गायब हो गया है। हाँ, दाल का भाव 180 रुपया 200 रुपया हो गया। क्या कहेंगे? सरकार से कुछ मांग करेंगे? सरकार से कहेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कैसे काम चलेगा उन लोगों का। मानसून आते ही सब्जी मंडी की दाम में टमाटर जो है आसमान छू रहा है। कैसा बिक्री है टमाटर का दाम बढ़ने से? 50 ग्राम 100 ग्राम लोग दे रहे हैं, 1 ग्राम दे रहे हैं। 100 रुपये होगा कम में किलो ले जाएंगे। और इसकी अपेक्षा सब्जी जो है सस्ता है कुछ, लेकिन पानी लग गया। तो टमाटर का फसल तो अभी है नहीं और फिर भी उसकी दाम आसमान छू रहा है। क्या कारण है इसका? कारण का है पौधा गर्मी से सब सूख गया, जल गया, दूसरे का कारण। जिस प्रकार सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं उसमें टमाटर जो है अपनी महंगाई बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुंशी सिंह महाविद्यालय में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मोतिहारी के शहर के मुंशी सिंह महाविद्यालय में 85.45 लाख के सरकारी राशि के गबन का मामला उजागर हुआ है। इतनी बड़ी राशि का गबन बीबीए विभाग में हुआ है। गबन का आरोपी बीबीए की सहायिका अंजू कुमारी पर लगा है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने मामला उजागर होने के बाद प्राथमिकी के लिए नगर थाने में आवेदन दिया है, जिसके बाद गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। लगा है, नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कहेंगे आप? हम इन लोग पर इस मामले में कोर्ट में केस कर दिए हैं। समय आएगा तो हम अपना जवाब देंगे। हमको तो कुछ पता नहीं है। एक कभी 50 लाख का, कभी 1 करोड़ का, कभी 85 लाख का, कुछ भी मेरे पास जो है ये नहीं है। आपने गबन नहीं किया? ना, हम कुछ नहीं किया। कौन गबन किया? गबन कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल और अपना जो कोऑर्डिनेटर हेड है, मालिक है। आपने शिकायत किया था? जी, अपने इस गबन का शिकायत किया था उस समय जब आप क्लर्क थी, जब काम करती थी, तो आपने शिकायत किया था कि ये गबन? हाँ, मौखिक हुआ था। किसको मौखिक? मौखिक कॉलेज का लोग था, प्रिंसिपल और ये सब तो कई गो आए और गए। लिखित नहीं? लिखित भी कुछ है, पैसा वैसा जो लिया है ना लोग। आपने लिखित शिकायत की थी कि नहीं? नहीं, लिखित हम नहीं किए थे। तो अपने 1 रुपया भी नहीं दिया है? ना।
आरोप है कि आप कैश में काम करती थी, आप पर FIR हुआ है। हाँ, तो FIR हम भी किए हैं। किन पर? प्रिंसिपल पे, कोऑर्डिनेटर पे। किस लिए किए कि हमको जो है बेवजह फंसाया गया है। आप कहाँ को केस किए हैं? हम कोर्ट में किए हैं। कब किए? मार्च में 24-25 डेट ऐसे याद नहीं है हमको। ट्रांजैक्शन का क्या मामला है? कहा जाता है कि जो एडमिशन के लिए जो पैसा जमा हुआ, उस पैसे का क्या हुआ जो 85 लाख रुपया है? तो ये तो अब जांच का विषय है, जांच होगा, करेंगे कैसे। मेरे पास तो कुछ है नहीं, और अगर हम गलत रहते तो हमको देते, बताते। 12 साल से क्या कर रहे थे? 13 साल से 2002 से हम काम कर रहे हैं। 10 साल से कहाँ थे? ऑडिट में जब पकड़ा गया है ना। कब? कितना साल पे ऑडिट होता है? साल, हर साल की 10 साल पे, 15 साल पे, 20 साल पर। चेक बाउंस होने के बाद कहा गया कि कई बार चेक बाउंस हुआ? कब हुआ था चेक बाउंस? आरोप तो यही है कि चेक बाउंस हुआ, उसके बाद ऑडिट का ऐसे किया गया तो पता चला कि खाते में पैसा नहीं। आप क्या मान रही हैं? 85 लाख ना नहीं हुआ है। जांच का ये है, सही से अपना जांच करे, कराए, हमको भी मौका दें कि कहाँ क्या ये है। हम भी अपना बात, और यहाँ तो अब रखेंगे नहीं, अब कोर्ट में, अब थाना में ही बात होगा। आप लोग जो पैसा कैश मिलता था, क्या उसको पैसा को क्या बैंक में डालते थे? जी। तो आपके पास आपने जितना पेमेंट डाला उसका डिटेल्स आपके पास नहीं है? डिटेल्स कॉलेज में है, मेरे पास तो कोई कागज नहीं है। छीन लिया गया हमसे कागज सब, एक भी कुछ नहीं है। आप आउटसोर्सिंग से बहाल थे क्या? जी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।